हाँ जी दोस्तों, वेलकम टू अ चैनल स्टोरीज बाय डी। एक ऐसा चैनल जहां पे आपका भाई सुनाता है आपको कुछ थ्रिलिंग, स्पाइन चिलिंग हॉरर स्टोरीज। दोस्तों, आज की कहानी एक रियल स्टोरी है। हमें हमारे सब्सक्राइबर आयशा ने ये कहानी भेजी है और गजब की कहानी है, मतलब अलग लेवल की डरावनी कहानी है ये। और आई होप आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे, क्योंकि अगर आपने इस कहानी को पूरा सुन लिया तो कहानी के बाद आपके जो माहौल है ना, आपके जो हालात हैं वो काफ़ी बदल जाएंगे। खैर, अगर आप हमें अपनी रियल स्टोरीज भेजना चाहते हैं तो आप हमें यहाँ पे मेल कर सकते हैं। टाइप करके बोलना मुश्किल होता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे, ये 2 इंस्टाग्राम आईडीज है हमारी, यहाँ पे आप मेरे को पिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप मेरे को वॉइस नोट्स भेज सकते हैं। एंड अगर आपकी कहानी बढ़िया हुई, ओरिजिनल हुई, तो हम उसको डेफिनेटली यहाँ पे फीचर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब इसी बात पे इस कहानी को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, ये कहानी आयशा की है। आयशा का पूरा नाम था आयशा परवीन एंड आयशा की एज अभी 28 ईयर्स की है। बट जिस समय ये इंसिडेंट हुआ उनके साथ, तब उनकी एज सिर्फ 8 साल थी और वो तीसरी क्लास में पढ़ती थी। अब इन कहानी सुनाने से पहले सबसे पहले मैं आपको आयशा की फैमिली के बारे में बता दूं। आयशा एक छोटे से परिवार से बिलोंग करती थी। आयशा की फैमिली में उसके फादर, मदर और उसके 2 छोटे छोटे भाई थे आयशा के अलावा। अब आयशा के पापा एक हाफिज थे और अजमेर के बहुत ही मशहूर ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह में इमाम और मुइज्जिन का काम करते थे, यानी वहां पे नमाज वगैरह पढ़ाते थे। आयशा की मम्मी हाउसवाइफ थी और आयशा के जो भाई थे वो तो बहुत छोटे छोटे थे जिस समय पे इंसिडेंट हुआ। अब आप थोड़ा सा आगे कहानी में ध्यान देना। अब ये जो घर था ना, ये इनको दरगाह कमेटी ने दिया था, तो यहाँ पे इनको रेंट वगैरह कुछ नहीं देना था। तो आयशा के फादर बड़े खुश थे, क्योंकि इससे पहले वो 8 साल तक ना वो लोग किराए पे रहे थे। और ऑब्वियसली आप मस्जिद में एक हाफिज हो, मतलब एक तरह से गार्ड हो, ऐसे कह लो आप, तो आप क्या सैलरी होगी आपकी। मैं आपको एक इकोनॉमिकली भी समझाना चाह रहा हूँ कि काफ़ी इकोनॉमिकली लोअर क्लास की सिचुएशन की बात हो रही है। तो ऐसे में आपको रहने की जगह फ्री में मिल जाए तो आपको कितनी खुशी होगी। प्लस ये जो घर था जो इनको मिला था, ये घर की ना लोकेशन भी बड़ी अच्छी थी। यहाँ से दरगाह भी 5 मिनट दूर थी और यहाँ से मार्केट भी जो है 5 मिनट दूर थी। तो ऐसी जगह पे आपको बिल्कुल रेंट फ्री रहने को मिले तो आपको मज़ा तो आएगा ही, आपको खुशी तो होगी। अब इसके बाद दोस्तों, इसके बाद ये जो बिल्डिंग थी, ये जो घर था, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना चाहूँगा। सो ये जो घर था ना, ये घर में मतलब एक तरह से एक बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग में अलग अलग रूम्स थे। तो उसमें एक तो मस्जिद था। मस्जिद के अलावा वो मस्जिद मतलब बेसिकली इनएक्टिव मस्जिद थी, वहाँ पे नमाज वगैरह नहीं पढ़ी गई थी कई सदियों से। उसके अलावा 2 रूम्स थे छोटे छोटे से, 2 बेडरूम टाइप के थे। और बेडरूम के सामने फिर एक बड़ा सा वरांडा था। वरांडे में घर के बाहर टॉयलेट था, नहाने का था और एक आंगन टाइप का था। और अब ये जो घर था, इस घर के जस्ट पीछे एक मोबाइल टावर था, घर के जस्ट बैक में। और मोबाइल टावर के पीछे ना बिल्कुल बैरन सा एरिया था, मतलब कोई रहता नहीं था वहाँ, खाली था वो एरिया बिल्कुल। और ऐसे ही घर के बगल में ना एक पीपल का पेड़ था। तो जो 2 कमरे थे ना, उनमें से एक कमरे से वो पीपल का पेड़ भी दिखता था। और अगर आप छत पे भी चले जाओ ना, इस घर के टेरेस पे, तो वहां से भी वो पीपल का पेड़ दिखता था। साइज बड़ा होता है ना। आयशा ने खुद एक वीडियो भेजा हुआ है समझाते हुए, तो वो वीडियो भी क्लिप में यहाँ पे लगा रहा हूँ। उसको देख के आपको एकदम एक्यूरेटली पता लग जाएगा कि क्या सिचुएशन थी, क्योंकि इस घर को समझना बड़ा जरूरी है। इस कहानी को अगर आपने अच्छे से सुनना है तो इस घर को समझना जरूरी है। तो सर, ये मेन डोर था, ये मस्जिद था। और मस्जिद ये मतलब ये ओपन था, ये पूरा मस्जिद था। और ये रूम था, वो जो कॉर्नर वाला रूम है जिसमें ये ट्री है ना, जो पीपल का ट्री, वो अटैच था इस रूम से और इस मस्जिद के इधर। तो मतलब मस्जिद से पूरा ये एरिया उस ट्री से कवर हो रहा था। और ये रूम था छोटा वाला रूम, और जो मेन रूम था हम लोग इसमें रहते थे। इस रूम में कोई नहीं जाता था। और ये स्टेयर्स थे, सीढ़ियाँ, और जस्ट इसके इधर टॉयलेट था। और यहाँ पे वो मैं पानी पी रही थी, जो मटका था यहाँ पे था। और ये जो मतलब है ना, इसके ऊपर जो रूम के ऊपर टेरेस था, तो यहाँ से ऊपर वो पीपल का पेड़ का पूरा दिखता था। और पीछे मोबाइल टावर था और ये मेन डोर था। अभी वीडियो आपने देख लिया। अभी जो घर था दोस्तों, क्योंकि ऑब्वियसली पुराना मस्जिद था तो एक घर पुराने टाइप का था। तो दीवारें, समझ रहे हो ना भाई, पुराना घर कैसा होता है, पुराना बिल्कुल अनयूज्ड घर, कि लकड़ी के दरवाज़ों में छेद हैं और दीवारें बिल्कुल रफ हैं, टूटी फूटी सी हैं। तो उस तरह का घर था। तो आपकी इमेजिनेशन और बेटर हो जाएगी। वैसे कुछ पिक्चर्स वगैरह में तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसलिए बार बार आपको फोर्स कर रहा हूँ, क्योंकि इस कहानी को समझने के लिए इस घर को समझना ज़रूरी है कि कैसा था। अब आयशा बताती है कि ये जब इंसिडेंट हुआ उस टाइम पे आयशा की लाइफ एकदम नॉर्मल लाइफ थी। वो एक रूटीन फॉलो करती थी। वो स्कूल जाती थी, स्कूल से आके वो ट्यूशन वगैरह पढ़ती थी।
बिल्कुल एक नॉर्मल रूटीन वो फॉलो करती थी। आयशा बचपन में थोड़ी जिद्दी और थोड़ी शरारती बच्ची भी थी। आयशा का छोटा भाई 3.5 साल का था इस समय पे, तो दोनों भाई बहनों के बीच में खेल कूद, हंसी मजाक, लड़ाई झगड़ा जो नॉर्मल भाई बहनों में होता है वो सब होता रहता था। अब जैसे मैंने आपको बताया था ना, 2 रूम्स थे, तो ये लोग एक ही रूम में सोते थे, एक रूम को यूज नहीं करता था, तो सारे के सारे लोग एक ही रूम में सोते थे और आयशा सबसे कोने में सोती थी। जो दूसरा वाला रूम था उसकी तरफ वो सबसे कोने में सिट के आयशा सोती थी। अब आयशा बताती है कि वो जो दूसरा रूम था ना, वो शुरू से ना उसको बड़ा डरावना सा लगता था और वो रूम ना काफी ठंडा भी रहता था। अब जिस रूम में लोग सोते थे उस रूम का दरवाजा उस दूसरे रूम में जाता था, सेकंड बेडरूम जो था, और आयशा बिल्कुल दरवाजे पे चिपक के सोती थी कोने में। अब वो जो दूसरा रूम था जो थोड़ा हॉन्टेड सा लगता था आयशा को, उस रूम से एक दरवाजा मस्जिद में भी जाता था। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया ना, घर का स्ट्रक्चर काफी पुराना था, तो बस वो मरम्मत पेंट वेंट करके रहने लायक किसी तरह से उस घर को बना रखा था। जब ये लोग शिफ्ट हुए थे तो आयशा के फादर ने यहाँ पे बिजली और पानी के कनेक्शन भी लगवा लिए थे। अब शुरू में तो इस घर में वो लोग बहुत खुश थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई रेंट नहीं, कोई लैंडलॉर्ड का प्रेशर नहीं, जितना रहना चाहो रहो, और थोड़ा खुला खुला भी था वो घर। पर जितना ये घर दिन में अच्छा लगता था, रात को इस घर की ना जो रंगत थी वो चेंज हो जाती थी। आयशा बताती है कि जैसे ही घर की एंट्रेंस से ऊपर टेरेस की तरफ देखो, एक अजीब सा डर महसूस होता था। वहां से पीपल का पेड़ भी दिखता था और टेरेस इतना अंधेरा होता था कि लगता था जैसे वहां कोई खड़ा होकर देख रहा हो। आयशा की मम्मी को रात होते ही डर लगने लगता था, लेकिन उन्होंने ये बात शुरू में कभी किसी को नहीं बताई। बाद में उन्होंने बताया कि जब से वो वहां शिफ्ट हुए थे, उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी और उन्हें एंग्जाइटी भी होने लगी थी। अब अक्सर शामों को आयशा की मम्मी और आयशा और उसके भाई ये लोग घर पे अकेले होते थे, तो शाम को अक्सर आयशा की मम्मी या तो उनको बच्चों को लेकर दरगाह चले जाती थी या अपने किसी दोस्त के घर चले जाती थी। पता नहीं क्यों उनको एक सेंस होता था कि पता नहीं जैसे शाम होते ना इस घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, तो उस चक्कर में वो घर में रुकती नहीं थी। अब आयशा को रात में टॉयलेट जाने की भी आदत थी, पर जब वो रात को टॉयलेट जाया करती थी ना तो उसको बड़ा डर लगता था। अब जैसे कि आपने देखा घर में ना रूम अलग है और बाहर ओपन में दूर टॉयलेट अलग से, तो जब वो टॉयलेट जाया करती थी तो वहीं पे ना छत पे जाने की सीढ़ियां भी वहीं से थी, तो अक्सर जब वो टॉयलेट जाया करती थी रात को तो उसको ऐसा लगता था जैसे सीढ़ियों पे कोई बैठ के ना उसको देख रहा है, उसको घूर रहा है। इसलिए आयशा ना भाग के हमेशा टॉयलेट जाती थी और भाग के फिर वापस रूम में आ जाती थी। और रात में बिना लाइट जलाए टॉयलेट जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। नॉट ओनली आयशा, कोई भी बिना लाइट जलाए वहां नहीं जाता था, क्योंकि वो इतना डरावना लगता था, इतना अंधेरा होता था वहां पे। अब इस घर में ना आयशा की मम्मी और आयशा को तो डर लगता था, पर आयशा के फादर को बिल्कुल डर नहीं लगता था। और ये बात अंडरस्टैंडेबल भी है, वो खुद हाफिज थे तो वो तो काफी खुश थे इस घर में इनफैक्ट। लेकिन आयशा की मम्मी बार बार कहती थी कि यहाँ कुछ ठीक नहीं लगता है, कुछ तो है यहाँ पे। लेकिन उसके पापा कभी बात मानते ही नहीं थे। वो कहते थे कि ये सब उनके दिमाग का वहम है और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अब इस कहानी की एक्चुअल हॉन्टिंग शुरू हो गई। दोपहर का टाइम था, आयशा की मदर, आयशा का भाई घर पे थे। आयशा की मदर ने कैजुअली आयशा को बोला कि ये तेरे छोटे भाई के गंदे कपड़े हैं बेटा, इनको बाहर जाके ना बाल्टी में रख दे। आयशा के घर के बाहर जो एरिया था, टॉयलेट वाला जो एरिया, उसके सामने जो बड़ा सा वरांडा है, तो वहाँ पे एक पानी का मटका भी रखा रहता था, वहीं पे बर्तन भी धोए जाते थे, वहीं पे कपड़े भी धोए जाते थे। एक बकेट रखी रहती थी, वहाँ पे गंदे कपड़े लोग डाल देते थे धोने के लिए। तो आयशा उन कपड़ों को अंदर से उठा के लेके जाती है, पर उस बाल्टी में डालने की बजाय आयशा के पता नहीं दिमाग में क्या खुरापात सूझती है, क्या पता नहीं शैतानी सूझती है, वो उन गंदे कपड़ों को लेके तो जाती है बाहर, पर उस बाल्टी में डालने की जगह उन कपड़ों को उठा के वो उस पुराने मस्जिद में फेंक देती है। तो वो जो चीज़ मैंने जो की थी, मम्मी ने जो मेरे को मेरे भाई के जो गंदे कपड़े मुझे इधर एरिया में रखने को बोला था, वो मैं इधर ना जाके मैंने वो यहाँ से थ्रू आउट कर दिया था, यहाँ पे मेंबर पे आके गिरा था वो। तो उसके बाद से ही उसी दिन वो एक्टिविटी स्टार्ट हो गई थी। तो मैं जस्ट वापस बता रही हूँ, ये मस्जिद है, ये ओपन है पूरा, इधर कोई गेट वगैरह नहीं है, बस यहाँ पे पिलर है। पुराने टाइप का घर था ये। जिस टाइम आयशा ने कपड़े फेंके, आयशा बताती है कि दोपहर का टाइम था, जोहर का टाइम, और ये वो एग्जैक्ट मोमेंट था जो आयशा बताती है जिसके बाद सब कुछ बदल गया। अब उसी रात लगभग 1:45 पे आयशा की आंख खुलती है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि रात को आयशा को वॉशरूम जाने की आदत थी, तो वो अक्सर वॉशरूम जाया करती थी रात को, और फिर वापसी में वहीं पे मटका रखा होता था पानी का, जो कि मैंने बताया आपको, वहां से वो पानी पीती थी और वापस आ जाती थी। वो जो टॉयलेट था उसका लाइट का स्विच बाहर था, और वो अक्सर आयशा उसको ना वाइपर यानी पोछा टाइप का था, पोछे के डंडे से उस स्विच को ऑन करा करती थी। आयशा की मम्मी उस वाइपर या पोछे का डंडा कह लो, उस डंडे को वहीं पे ही रखा करती थी, ताकि रात को आयशा बिना इनको उठाए जाए, लाइट ऑन करके, वॉशरूम यूज करके, लाइट बंद करके चुपचाप आके सो जाए, इनको डिस्टर्ब ना करे। आयशा रात को उठती है और वॉशरूम जाती है, पर जब वो वॉशरूम जाती है वो देखती है कि वहां पे वो डंडा नहीं था, वो डंडा वॉज मिसिंग। आयशा इधर देखती है तो वो देखती है कि टॉयलेट के बगल में थोड़ा दूर वो डंडा साइड में पड़ा हुआ है। तो आयशा सोचती है कि शायद उसके फादर रात को बिल्ली भगाने के लिए डंडे का इस्तेमाल करते हैं ना, तो उन्होंने शायद गलती से वहीं पे छोड़ दिया। तो वो दौड़ के जाती है, उस डंडे को उठाती है और वो बिल्कुल इधर उधर नहीं देखती,
उसको डर लग रहा होता है तो कहीं भी इधर उधर देखती नहीं है और फट से आके उस डंडे से टॉयलेट की लाइट ऑन कर देती है। अब आयशा टॉयलेट जाती है, फिर बाहर आती है, उसके बाद वो हाथ धोती है, फिर मटके से पानी पीती है और ये सब के दौरान ना वो कोशिश कर रही होती है कि बस वो साइड में ना देखे, वो छत की तरफ को ना देखे। पता नहीं क्यों शुरू से उसको छत की तरफ ना देखने में डर लगता है। करते 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 वो खुद को रोक ही नहीं पाती और वो छत की तरफ देखती है एकदम से। और जब वो छत की तरफ देखती है, वो देखती है कि वहां पे ना जो पीपल का पेड़ होता है बड़ा सा, वो अंधेरे में ना बड़ा जोर जोर से हिल रहा होता है। हवा भी चल रही होती है तो वो हवा उस पेड़ को हिला रही होती है बड़ा अलग तरीके से। आयशा उस पेड़ को देखती है, थोड़ा घूरती है, उसके बाद फिर वो पानी पी के ना लोटे को वहीं पे रखती है और फिर पता नहीं क्यों वो दोबारा टेरेस की तरफ देखती है। और इस बार जब वो छत की तरफ देखती है तो उसको छत के कोने में एक परछाई सी, एक शैडो सी दिखती है। वो शैडो किसी आदमी की परछाई सी लग रही होती है। वो देखते ही आयशा का खून जम जाता है, वो बहुत घबरा जाती है। बिना कुछ सोचे समझे वो वाइपर से फट से लाइट ऑफ करती है और भाग के रूम के अंदर जाती है और सीधे रूम के अंदर जाके ब्लैंकेट के अंदर घुस जाती है। वो टाइम देखती है, इस समय रात के 1:55 हो रहे होते हैं। अब क्योंकि ये सर्दियों का टाइम था तो उनके रूम में ना एक पुराना सा हीटर चल रहा था, उसकी ना बिल्कुल कम सी उजाला सा, हल्का हल्का उजाला उस रूम में फैल रहा हुआ था। आयशा कंबल के अंदर घुस के बस यही सोच रही होती कि कल सुबह उठ के ना मैं मम्मी को सारी बात बताऊंगा, अगर अभी बता दूंगी तो मम्मी बहुत मारेगी, नींद खराब हो जाएगी। तो बस आयशा कंबल के अंदर घुस के ना बस वेट कर रही होती कि सुबह हो जाए तो मैं उनको बताऊं कि मैंने क्या देखा। आयशा ने बस अपनी आंखें कंबल से बाहर निकाली हुई थी और ये सब वो सोच ही रही थी कि तभी अचानक वो एक बहुत अजीब सी चीज देखती है। वो एक 3 उंगलियों वाला हाथ देखती है, जैसे 3 उंगलियां और एक हाथ, जैसे मुर्गे का पंजा होता है ना, बिल्कुल वैसा। आयशा अपनी आंखें मलती है, उसको लगता है कि शायद उसको कोई वहम हो रहा है, ये जो हॉरर सीरियल वगैरह देख के शायद हो सकता है उसका दिमाग सा खराब हो गया है, और वो कंबल के अंदर मुंह ढक लेती है। थोड़ी देर बाद हिम्मत करके जब वो कंबल से दोबारा बाहर देखती है तो उसको अपने बेड के सामने एक रैक होता है, उस रैक के ऊपर फिर से वो हाथ दिखता है और वो सिर्फ अधूरा से एक पंजा होता है, पूरा हाथ भी नहीं होता है। वो आयशा डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है और थोड़ी देर बाद हिम्मत करके वो अपनी हल्की सी आंख खोलती है तो वो हैरान हो जाती है। उस कमरे में उसको एक नहीं, अब बहुत सारे सेम वो पंजे जैसे हाथ दिख रहे होते हैं। आयशा को यकीन नहीं हो रहा होता कि वो क्या देख रही है। वो अपनी आंखें मलती है, फिर भी उसको हाथ दिख रहे होते हैं। वो घबरा जाती है, वो अपने भाई के पास जाके चिपक जाती है, कंबल के अंदर घुस जाती है और जितने बार भी वो बाहर देखती है उसको हवा में वो तैरते हुए हाथ दिख रहे होते हैं। आयशा थोड़ी देर तो मैनेज करने की कोशिश करती है, जब उसको अनबियरेबल लगता है तो वो भाग के अपनी मम्मी के पास जाती है और उनको उठाती है और उनको बताती है कि उसको क्या दिख रहा है। आयशा की मम्मी हैरानियत में उसकी बात सुनती है, उसको डांट देती है, ए सो चुपचाप, पागल हो गई है क्या। पर आयशा बोल रही होती कि मम्मी मेरी तरफ ही आ रहे हैं, रैक के ऊपर देखो, रैक के ऊपर देखो। तो उसकी मम्मी बोलती है, तूने कोई गलत सपना देख लिया है, तू वहम कर रही है, तू सोने की कोशिश कर, सुबह उठी कि सब गायब हो जाएगा, टेंशन मत ले। आयशा की माँ उसको समझाने की कोशिश करती है, पर जब आयशा नहीं मानती है तो वो उसको अपने से चिपका लेती है और अपने साथ कंबल में सुला देती है। पर इस बार आयशा जैसे आंखें बंद करती है तो उसको और भी ज्यादा वो हाथ दिखने लगते हैं और वो हाथ जैसे उसके ऊपर चल रहे होते हैं, उसके शरीर के ऊपर चढ़ रहे होते हैं और वो जोर से चिल्लाती है। उसकी चीख सुन के आयशा की मम्मी एकदम से लाइट ऑन करती है और आयशा के पिताजी भी उठ जाते हैं। पर अभी जैसे ही लाइट ऑन करती है उसकी माँ, सारे हाथ गायब हो जाते हैं। आयशा एकदम शॉक हो जाती है, अभी तो इतने सारे हाथ थे यहाँ पे, अचानक कहाँ चले गए सारे हाथ। आयशा इसके बाद सारी बात अपने पापा को बताती है। आयशा की माँ आयशा को बस कंसोल कर रही होती है, बोल रही होती है, बेटा तूने कोई खराब सपना देखा है, ऐसा नहीं होता हकीकत में। उसके बाद वो दुआ पढ़ती है, आयशा पे फूंक मारती है और आयशा के फादर बोलते हैं, बेटा इधर आ, तू मेरे साथ सोएगा। तो आयशा को अपने साथ ही सुला लेते हैं। आयशा चाके चिपक के अपने फादर के बगल में लेट जाती है। 10 मिनट तक सब कुछ नॉर्मल रहता है, पर उसके बाद फिर से अचानक से आयशा देखती है कि वही हाथ वो दीवारों से निकल के बाहर आने लगते हैं। जैसे आयशा हाथ देखती है, इस बार वो बहुत जोर से चीखती है और सब उठ जाते हैं। आयशा के पापा भी इरिटेट हो जाते हैं और वो लाइट ऑन कर देते हैं। जैसे ही वो लाइट ऑन करते हैं फिर से वो हाथ गायब हो जाते हैं। आयशा अपनी मम्मी से रोते रोते कहती है, मम्मी दिख रहे थे वो हाथ अभी, पर लाइट ऑन हुई तो गायब हो गए। इसके बाद आयशा के फादर लाइट को ऑन ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लग रहा होता है कि अगर ये लाइट बंद करेंगे तो फिर से आयशा चिल्लाएगी, ये डरेगी और रात में किसी को सोने नहीं देगी। मतलब उनके लिए अभी तक ये नॉर्मल ही था जो भी हो रहा था। खैर सुबह जब आयशा उठती है ना तो आयशा बिल्कुल खोई खोई सी उठती है। आयशा को जैसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। जब आयशा की मम्मी उसे स्कूल के लिए रेडी कर रही थी तब उन्होंने पूछा कि कल रात क्या हुआ था। आयशा ने सब बता दिया, लेकिन आयशा की मम्मी ने पहले कहा कि शायद तूने ना कोई हॉरर मूवी देख ली है, इसी वजह से तेरे को ये हाथ बार बार दिख रहे हैं, ऐसा होता है क्या बेटा असली में। पर आयशा मना करती है। आयशा बोलती है, मैंने तो ऐसा कुछ देखा ही नहीं, ये तो पता नहीं कल मैं बस रात को छत पे ऐसा कुछ दिखा और फिर वो हाथ वाथ दिखने लगे मम्मी। खैर जब आयशा नॉर्मल सी लगी नहीं रही थी तो आयशा के फादर ने फिर उस पे दम किया, मतलब कि कुछ मंत्र वगैरह करके उसको एक ताबीज पहना दिया। अब शाम हो जाती है और रात तक सब कुछ नॉर्मली लगता है कि एकदम से फिर से वही 1:45 पे आयशा की आंख खुल जाती है
इस बार उसको अपने कानों में एक अजीब सी चैंटिंग की आवाज सुनाई दे रही हो, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ कुछ पढ़ रहे हो। और बस फिर उसके बाद दोबारा से आयशा को फिर से वही हाथ दिखने लगते हैं, और इस बार वो हाथ सिर्फ आसपास नहीं थे, वो जैसे एक इनविजिबल रस्सी से उड़ते हुए उसके पास आ रहे थे, उसके शरीर पे चढ़ रहे थे। आयशा बताती है कि ऐसा लग रहा था जैसे उन लोगों ने वो चैंटिंग के थ्रू एक चादर सी बनाई है, और वो जो हाथ है उस चादर को आयशा के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्हीं में से एक हाथ आयशा के बाल पकड़ के उसको दीवार की तरफ खींच रहा है, जैसे आयशा को आयशा की दुनिया से खींच के वो अपनी दुनिया की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हो। उस कमरे में ना हीटर की वो हल्की हल्की सी रोशनी थी, और उसी बीच ये सब चीजें आयशा को दिख रही थी, और इसी के साथ आयशा को उस कमरे में आज एक काला सा साया भी दिखता है। आयशा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पर आज जैसे उसकी चीखने की आवाज कोई सुन ही ना रहा हो। आयशा को महसूस हो रहा था कि वो तो चिल्ला रही है, पर शायद उसकी आवाज उसके माँ बाप के कानों तक नहीं जा रही है। वो हाथ उसको धीरे धीरे दीवार की तरफ खींचते जा रहा था। इसी बीच ये सब चीजें हो रही थी कि एकदम से आयशा के छोटे भाई की आंख खुलती है, और वो देखता है कि आयशा का सर दीवार से एकदम चिपका हुआ है बड़े जोर से, और वो जोर से चिल्ला जाता है। और जब वो चिल्लाता है तो उसके माँ बाप की भी नींद खुल जाती है। आयशा के मम्मी पापा तुरंत उठ के लाइट ऑन कर देते हैं, पर इस बार हैरानी की बात यह थी कि लाइट ऑन होने के बाद भी आयशा को वो हाथ दिख रहे थे। अब वो हाथ तो सिर्फ आयशा को दिख रहे थे, पर आयशा के शरीर बहुत अजीब तरीके से दीवार से चिपका हुआ था। और ये देखते ही आयशा के फादर समझ गए कि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, शायद उनकी बच्ची एक्चुअल में सच बोल रही है। आयशा के पिताजी दुआ पढ़ने लगते हैं। आयशा बताती है कि वो देखती है कि वो जितने भी हाथ थे वो सारे ना एक लाइन में खड़े हो जाते हैं, और आयशा को बस एक आवाज आने लगती है, उसके कानों में आवाज गूंजने लगती है जो कह रही होती है, भाग जाओ, दफा हो जाओ, भाग जाओ, वरना सबको मार देंगे। ये आवाज सिर्फ आयशा को सुनाई दे रही थी, और किसी को कुछ नहीं, ना किसी को कुछ दिखाई दे रहा था ना सुनाई दे रहा था, सिर्फ आयशा को। आयशा रोते रोते चिल्ला रही होती है, पापा वो सबको मार देंगे, पापा मार देंगे वो। फिर वो जो आवाजें थी वो एक अलग ही लैंग्वेज में बोलने लगती हैं, पर आयशा को पता नहीं कैसे वो लैंग्वेज समझ में आ रही थी। घर वाले जो देख पा रहे थे उसमें आयशा कुछ अजीब सी भाषा में बोल रही थी। घर वाले बहुत ही घबरा गए थे आयशा को देख के, और इसी डर और शौक के बीच आयशा बेहोश हो जाती है। आयशा बेहोश होती है, और आयशा को अपनी गोद में लेते हैं आयशा के फादर, और आयशा की माँ से कहते हैं कि ये सिर्फ कोई ऊपरी हवा की बात नहीं लग रही। ऊपरी हवा से मतलब है कि नजर लगना या छोटे मोटे इस तरह से घबरा जाना। वो बताते हैं कि ये कोई सीरियस मैटर होने लग रहा है, ये एक जिन का मामला है, और ऐसा ही कोई जिन्नी, किसी बहुत ही ताकतवर शक्तिशाली जिन का ये कोई मामला लग रहा है। आयशा के पिताजी बोलते हैं कि बात बहुत बिगड़ चुकी है, और अब इसको सॉल्व करने के लिए उन्हें अपने दोस्त मुमताज को बुलाना पड़ेगा। ये सुन के आयशा की माँ रोने लगती है, और वो बताती है कि उन्होंने पहले भी इस घर में ना इस तरह की चीजें महसूस की हैं। उन्होंने बार बार ये महसूस किया है कि इस घर में कुछ गलत है, कुछ तो है जो बहुत नेगेटिव है। इसके बाद आयशा की माँ बताती है कि उन्होंने एक बार दीवार पर एक किन्नर जैसी शक्ल का एक साया हंसता हुआ भी देखा था। ये सुन के आयशा के पिताजी हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये सब बातें तो मुझे अब क्यों बता रहे हो, पर इससे पहले भी ये सारी बातें उन्होंने बताने की कोशिश करी थी, पर आयशा के फादर ने सारी बातें नज़रअंदाज कर दी थी। इसी बीच ये सारी बातों के बीच जो बगल वाला रूम था जो मस्जिद से जुड़ा हुआ था, उस रूम में कोई चीज़ गिरने की आवाज़ आती है। आयशा के पिताजी उस रूम में जाते हैं, पर वहाँ पे उन्हें कुछ भी गिरा हुआ नहीं मिलता। आवाज़ तो बहुत तेज़ आई थी, पर यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। आयशा के पिताजी समझ चुके थे कि ये जो कुछ भी है इस घर में कोई बहुत ही शक्तिशाली साया है, ये बहुत पावरफुल एनर्जी है जो शायद पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, नेगेटिव है। सुबह होने तक आयशा की माँ ने आयशा को अपनी गोद में ही सुला के रखा। आयशा बेहोश तो हुई थी, पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो बहुत गहरी नींद में सोई हुई है। आयशा की माँ पूरी रात आयशा को देखती रही और बस किसी तरह से अपने आंसू रोक के बैठे रही। सुबह जब आयशा उठती है तो आयशा की माँ घबराई भी तो बहुत थी, फिर भी अपनी घबराहट को छुपाते हुए आयशा को बड़े प्यार से वो पूछती है, बेटा कल रात को क्या हुआ था आयशा? आयशा घबराहट में उठी थी, और उसी घबराहट में आयशा ने सब कुछ अपनी माँ को बताया, और फिर उसने बोला कि माँ वो सबको मार देंगे, सबको मार देंगे वो। आयशा की मम्मी ने उसको जोर से गले लगाया और आयशा को बोला, बेटा तू बिल्कुल डर मत, कुछ नहीं होगा, घर छोड़ देंगे हम, ये तू फिक्र मत कर। खैर दिन में आयशा के पापा ने अपने दोस्त मुमताज़ अंकल को बुलाया। मुमताज़ अंकल जिन और ऊपरी असर हटाने का काम करते थे और बड़े फेमस थे। उन्होंने आयशा की हालत देखी और कहा वजीफा करना पड़ेगा। वजीफा मतलब किसी स्पेसिफिक दुआ, आयत या जिक्र को बार बार पढ़ना, एक प्रॉपर तरीके और नीयत के साथ
ताकि बुरी चीजों से बचाव हो सके, किसी प्रॉब्लम का हल मिल सके या स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन मिल सके। वजीफा करना पड़ेगा वरना बात बिगड़ सकती है। अब मुमताज अंकल ने ये बात स्पेसिफिकली बोली कि आयशा को कुछ खिलाना नहीं है, सिर्फ पानी पिलाना है। इसके बाद मुमताज अंकल ने आयशा से हर चीज डिटेल में पूछी, एक एक चीज बिल्कुल बारीकी के साथ सुनी और आयशा ने उनको सारी बातें पूरा जैसे जैसे उसके साथ हुआ था वो बताई। उसके बाद मुमताज अंकल ने आयशा से कहा, चलो बेटा एक काम करते हैं, घूमने चलते हैं। इसके बाद आयशा की मम्मी ने आयशा को रेडी किया, पर रेडी होते होते भी आयशा डर के मारे कांप रही थी। इसके बाद आयशा को एक मस्जिद ले जाया जाता है। मस्जिद के अंदर एक इमाम बाड़ा होता है, वहां पर उसे ले जाया जाता है। इमाम बाड़ा दोस्तों एक जगह होती है मस्जिद में जहाँ पे लोग सब इकट्ठा होते हैं और वहाँ पे वो प्रेयर करते हैं, नमाज वगैरह पढ़ते हैं। अंदर इमाम बाड़ा में एक कैंडल जलाई जाती है। आयशा डर के मारे कांप रही थी और वो अंदर आने से मना कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो आयशा को कोई ताकत है जो उसको अंदर जाने से रोक रही थी। आयशा बहुत रेजिस्ट करने लगती है, पर मुमताज अंकल आते हैं, आयशा को समझाते हैं बड़े प्यार से और फिर उसको अंदर लेके जाते हैं। जब आयशा अंदर जाती है तो वो देखती है कि वहां पे एक आदमी और भी था। वो आदमी आराम से आता है और प्यार से आयशा के हाथ को एक सफेद रुमाल से बांध देता है। आयशा जब वहां पे थी तो बगल में वो देखती है कि उसके माँ बाप भी वहीं पे बगल में ही खड़े थे। इसके बाद मुमताज अंकल और वो आदमी दोनों मिलके तिलावत और दुआ पढ़ने लगते हैं। आयशा के सामने मोमबत्ती जल रही थी और धीरे धीरे वो जो छोटी सी लौ मोमबत्ती की जल रही थी वो आयशा को एक बड़ी सी स्क्रीन की जैसी दिखने लगती है। आयशा बस देख रही थी और चीजों को होते हुए महसूस कर रही थी कि एकदम से वो चिल्लाने लगती है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, छोड़ दो। आयशा रेस्टलेस हो रही थी, छटपटाने से लग रही थी कि मुमताज जी आयशा के कान के पास आते हैं और आयशा के कान में एकदम से दुआ पड़ते हैं और फिर आयशा से पूछते हैं, बेटा वो जो मोमबत्ती की लौ है ना उसमें देखो क्या दिख रहा है तुम्हें। आयशा ने थोड़ा सा ध्यान से उस मोमबत्ती की लौ में देखा और फिर आयशा को बहुत कुछ दिखने लगा। आयशा ने खुद को अपने घर के टेरेस पे देखा। वहां पीपल के पेड़ से एक आदमी जैसा कुछ लटका हुआ था जिसके पूरे शरीर पे कीड़े ही कीड़े थे। वो पेड़ की शाख से लटक रहा था और बहुत ही डरावना सा मंजर था। वो दिन होते हुए भी सब कुछ रात जैसा काला दिख रहा था। वो चीजें धीरे धीरे आयशा की तरफ बढ़ने लगती हैं। आयशा चिल्लाती है, मुझे बचाओ, मुझे बताओ, मेरे पास आ रहा है, मुझे बचाओ। लेकिन उसकी आवाज किसी और को समझ ही नहीं आ रही थी। आयशा मुमताज जी को बताती है कि वो जो कुछ भी है वो आयशा को अपने साथ ले जाना चाहता है। मुमताज जी शांत थे, वो दुआ पढ़ते हैं और जैसे वो दुआ पढ़ते हैं आयशा देखती है कि वो आदमी या वो जो कुछ भी था वो उसके हाथ जैसे बंध गए हों एकदम से और वो अपनी जगह पे रुक जाता है। और फिर धीरे धीरे आयशा की आंखों के आगे अंधेरा सोने लगता है और थोड़ी देर अंधेरे के बाद फिर से उसे कुछ दिखने लगता है और इस बार वो कुछ अलग ही मंजर देखती है। वो देखती है कि वो खुद को उसी कोने वाले रूम में पाती है जो उसका मेन रूम था, उसके बगल वाले रूम में। वहां एक आदमी बैठा था फटे पुराने कपड़ों में, एकदम बुरी हालत में, जैसे उससे बहुत मारा गया हो। वो कोने में बैठ के जोर जोर से रो रहा था। उसका चेहरा जैसे एक काले साए जैसा था। आयशा धीरे से उसके पास जाती है और जैसे आयशा उसके पास पहुंचती है वो अचानक से चीखने लगता है और उसे दीवार के अंदर खींचने की कोशिश करने लगता है। आयशा जोर से चीखती है और मुमताज जी इस बार उससे पूछते हैं कि बेटा अब क्या देखा तूने। आयशा पूरा डिटेल में उन्हें बताती है और वो बताती है कि वो एक आदमी जो था वो जोर से रो रहा था, कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। वो मुमताज जी आयशा से इस तरह से बात कर रहे थे जैसे एक्चुअल में वो भी वही सब चीजें देख पा रहे हो जो आयशा देख रही है। आयशा को ऐसे महसूस होने लगता है जैसे उस कमरे में सिर्फ आयशा नहीं बट मुमताज जी भी प्रेजेंट है। आयशा के कान में मुमताज जी की जोर जोर से दुआ पढ़ने की आवाज आने लगती है और उस दुआ की आवाज से वो जो साया सा था वो एकदम से फटता है और गायब हो जाता है। थोड़ा सा रिलीफ सा होता है, पर मुमताज जी को पता था कि ये कोई छोटा मोटा नहीं, ये मामला एक बहुत पावरफुल और बहुत बड़े जिन का है। आयशा के हाथ बंधे हुए दोस्तों, दुआएं पड़ी जा रही हैं और आयशा बार बार ट्रिप कर रही है। वो जैसे मोमबत्ती में देख रही है, कभी वो एक जगह को चले जा रही है, कभी दूसरी जगह चले जा रही है। अब वो तीसरी जगह पहुंच चुकी थी। इस बार आयशा देखती है कि वो सेम जगह पे बैठे हुए हैं। आयशा खुद को वहां पे बैठा हुआ देख पा रही है और आयशा देखती है कि उसके सामने एक 6 से 7 फुट लंबा चमकता हुआ साया जो बिल्कुल साफ और रोशनी जैसा लग रहा था, शायद वो एक अच्छा जिन था। आयशा देखती है कि उस जिन और मुमताज अंकल के बीच में एक अलग ही लैंग्वेज में बात होने लगती है। अगर मैं आपको सीन बताऊं जो आयशा ने मुझे बताया है कि आयशा उस कमरे के कोने में खड़े होकर पूरा सीन देख रही है। वो देख रही है खुद को बैठा हुआ, वो देख रही है मुमताज अंकल को वहाँ पे खड़ा हुआ, वो देख रही है उस चमकते हुए सफ़ेद साये को और इन सबको आपस में बात करते हुए। कितना डरावना और कितना अजीब सा सीन था ये। अब वो जो जिन है
वो मुमताज अंकल को बताता है कि आयशा पे 2 जिन ने अपना कब्जा जमाने की कोशिश की। वो आयशा को मारना चाहते थे, आयशा पे अपना कब्जा जमाना चाहते थे, पर इस जिन ने आयशा को बचाया उनसे, आयशा को प्रोटेक्ट किया। उस जिन ने आयशा को बचाया जरूर था, लेकिन वो जिन बताता है कि वो आयशा से थोड़ा नाराज भी था। उस दिन जिस दिन आयशा ने वो गंदे कपड़े उठा के मस्जिद के अंदर फेंके थे, उस वक्त पे वो जिन वहां पे नमाज पढ़ रहा था। इसी वजह से उस जिन को गुस्सा आया और उसने आयशा को डराने की कोशिश करी, ताकि डर के मारे वो लोग इस जगह छोड़ के चले जाएं। लेकिन इसी बीच उन 2 बुरे जिनों को मौका मिल गया और उन्होंने आयशा पे कब्जा करने की कोशिश करी। इसलिए आखिरी रात को जो हाथ दिख रहे थे वो असल में वार्निंग थी कि यहाँ से चले जाओ वरना जान से जाओगे। आयशा खुद को, उस जिन को और मुमताज अंकल को ये सब बातें करते हुए सुन पा रही थी। उस अच्छे जिन ने और बातें भी बताई। उन्होंने कहा वो जो मस्जिद है उस मस्जिद को दोबारा से आबाद करो और जितना जल्दी हो सके इस घर को छोड़ के चले जाओ, वरना कुछ बहुत बड़ी अनहोनी तुम लोगों के साथ हो सकती है। अब जितना आयशा को याद है, आयशा बताती है कि ये चीज़ें बोल के वो जिन धीरे धीरे वहाँ से गायब हो गया और मुमताज़ अंकल ने अपनी दुआएं और ज़्यादा तेज़ पढ़नी शुरू करी। धीरे धीरे उन दुआओं की आवाज़ के चलते आयशा वहाँ पे सो जाती है और इसके बाद जब आयशा की आँख खुलती है तो वो अपनी मम्मी पापा की गोद में लेटी हुई होती है। आयशा ने सब कुछ अपनी मम्मी को बताया और मम्मी ने उसे जोर से गले लगाया और तसल्ली दी कि बेटा तू बिल्कुल मत घबरा, सब ठीक हो जाएगा और ये घर तो अब हम लोग छोड़ ही देंगे। मुमताज अंकल ने आयशा को तावीज पहनाया और जहां जहां जिन्नों का असर था वहां दुआ पढ़कर कीलें लगाई और फिर 40 दिन की बंदिश करी। उन्होंने कहा अब कुछ नहीं होगा, लेकिन मस्जिद को दोबारा चालू करवाना जरूरी है और फैमिली को यहाँ से शिफ्ट होना ही पड़ेगा। एक्सीडेंट के बाद मतलब जब 40 दिन की बंदिश हो गई थी, बंदिश बोले तो प्रोटेक्शन के लिए, मतलब जो मेरे पापा के दोस्त थे मुमताज़ अंकल, उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए वो जगह पे कीलें ठोकी थी तीनों जगहों पे। तो देन उसके बाद उन्होंने कहा था कि खाली करने के लिए, तो हम 40 दिन में वहाँ से शिफ्ट हो गए थे। पहले हम लोग ही गए थे, मैं, मम्मी और मेरे भाई वगैरह जो भी हम लोग चले गए थे, पापा वहाँ रह रहे थे। इसके बाद जब आयशा के पापा ने मुमताज जी से पूछा कि आखिर ये सब हुआ क्या था, तो मुमताज जी ने बताया कि यहाँ पे 3 जिनों का साया था, जिसमें से 2 बुरे जिन थे और एक अच्छा जिन था। वो जो एक अच्छा जिन था उसने किसी तरह से आयशा को बचा लिया, नहीं तो या तो आयशा मर जाती या जिंदगी भर के लिए पागल हो जाती। तीसरा जिन जो मेन मस्जिद का ही जिन था, वो बुरा जिन नहीं था। वो मुझे, मतलब उसको भगाना तो था, उसको मेरे को सबक सिखाना था, एक डराना था, ठीक है। पर वो जो बाद में मेरे साथ जो हरकतें होने लग गई, मुझे दीवार के पार ले जाया जा रहा था, मेरे पे रिचुअल्स वगैरह हो रहा था, वो सब वो दोनों जिन कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि मेरे पे पूरा कंट्रोल कर ले, और मतलब वो लोग मेरे को पूरा कंट्रोल करना चाह रहे थे, मतलब या तो खत्म करना चाह रहे थे तो पूरा कंट्रोल ऐसे पागल बनाना चाह रहे थे। मतलब पागल वो होते ना, जिन पे जिन चढ़ जाते तो वो पागल हो जाते। तो वो तो मतलब उस जिन ने मेरे को बचाया ही है, क्योंकि उसने इतना ज़्यादा ही कर दिया था मेरे को ऐसा पागल जैसा, कि मेरे घर वालों को भी उस दिन उसने वार्निंग दी थी। जो दूसरे दिन जो मतलब दूसरे दिन जो मेरे साथ ये सब हुआ, जो मेरे को पढ़ के रिचुअल्स करके जो खींच रहे थे दीवारों के अंदर वगैरह, वो सब जो एक्टिविटी हो रही थी वो दोनों दूसरे जिनों की तरफ से हो रही थी। तो उस जिन ने ये सब देखा ना, तो उस दिन उसने अपने उससे मेरे को धमकी दी कि तुम लोग सब दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना सब जान से जाओगे। तो वो जो दफ़ा हो जाओ, वो जो लफ्ज़ था और जो वो बोल रहा था कि सब जान से जाओगे, वो एक है ना वार्निंग दे रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो दोनों जिन मेरे पे कुछ ऐसा करे या कुछ ऐसा बुरा हो। तो वो वार्निंग उसकी तरफ से ही थी, वो दूसरे दिन उसी ने वार्निंग दी थी। तो मैं बिल्कुल अलग आवाज़ में चिल्लाते हुए बोल रही थी, मेरे पापा मम्मी सब शॉक हो गए थे, अलग ही कुछ अलग ही लैंग्वेज में बोल रही थी। तब मेरे घर वालों को यकीन हो गया था कि इसके ऊपर कोई मतलब ऊपरी हवा या जिन जिन्नात का साया आ गया। तो मतलब मस्जिद वाला जिन एक तरीके से अगर उसको बोला जाए तो वो विलन नहीं था, बस मेरी गलती की वजह से ही हुआ था ये सब। और कहते हैं कि मस्जिद में फैमिलीज़ को रहना नहीं चाहिए। अगर कोई मस्जिद है पास में जो भी है, तो उसमें रहना नहीं चाहिए फैमिलीज़ को, तो ये भी हमारी ही गलती है। ये सुन के आयशा के पापा रो पड़ते हैं। वो उसी वक्त फैसला कर लेते हैं कि एक तो वो इस मस्जिद को दोबारा आबाद करेंगे और अपने परिवार को वहां से लेके चले जाएंगे। अब उस मस्जिद को दोबारा चालू करना बड़ा जरूरी था, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि वहां के कुछ खादिम मस्जिद को दोबारा चालू नहीं होना देना चाहते थे। खादिम का मतलब होता है दोस्तों, जो सेवा करने वाले, देख रेख करने वाले लोग होते हैं, तो उनको खादिम कहा जाता है। वो लोग चाहते थे कि वहां पे एक होटल बनाया जाए, और एक खादिम तो इतना ज्यादा अपनी बात पर अड़ा हुआ था कि वो वहां से आयशा की फैमिली को जाने के पैसे तक देने के लिए तैयार था। इसके बाद आयशा के फादर ने दरगाह कमेटी को सारी बातें एक एक बार डिटेल में सच सच बताई, और दरगाह कमेटी के लोगों ने भी यही बोला कि उस मस्जिद को चालू किया जाए। पर वो एक खादिम था जो अड़ा हुआ था, वो उसको
उसको चालू ही नहीं होने देता, मस्जिद को आबाद ही नहीं होने देता है वो। इसके बाद आयशा का परिवार तो वहाँ से मूव आउट कर जाता है, शिफ्ट हो जाता है, पर आयशा के फादर वहीं पे रुकते हैं और किसी तरह से कोशिश करते रहते हैं कि वो मस्जिद जो है आबाद हो जाए। फिर एक बार आयशा के पिताजी मस्जिद में पहले अजान करते हैं, अजान देते हैं, उसके बाद वहाँ पे दुआ कर रहे होते हैं कि तभी उन पे एक न्यूज़ पहुँचती है। न्यूज़ ये होती है कि वो खादिम जो साड़ी अड़चन कर रहा था पैदा, उसका एक्सीडेंट हो गया होता है और उसके पैर में चोट लगी होती है। तो पापा ने वहाँ पे नमाज मतलब अजान दी, नमाज दी, उसके बाद इंसिडेंट कम हुआ। उसके बाद वो कोई प्रॉब्लम कर रहा था, कोई खादिम बहुत परेशान कर रहा था कि जैसे एक तो टाइम दिया था, टाइम लिमिट, उसके अंदर हमें खाली करके जाना भी, आबाद भी कराना है, तो वो नहीं हो रहा था। पापा ने जिस दिन अजान दी, नमाज पढ़ाया, उसके बाद शाम को ही वो जो खादिम परेशान कर रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया था। आयशा के पिताजी को ये एक मौका जैसा लगता है, एक अपॉर्चुनिटी दिखती है उनको। आयशा के पापा तुरंत उसमें सबसे पहले इमाम रखते हैं, इसके बाद अजान शुरू करवाते हैं, रेनोवेशन करवाना शुरू करते हैं और इस सब चीज़ों में दरगाह कमेटी भी उनको पूरा सपोर्ट करती है। और इसके बाद धीरे धीरे वो मस्जिद अपने आप आबाद हो जाती है। आज के टाइम पे उस मस्जिद में दोस्तों 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है और बढ़िया करके अजान भी दी जाती है। दोस्तों वो दिन था और आज का दिन है। आज तक आयशा बताती है कि उसके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, अब लाइफ उसकी एकदम नॉर्मल है। पर आयशा बताती है कि कहीं ना कहीं उसे अभी भी ये महसूस होता है कि वो जो जिन है ना, वो जो पॉजिटिव वाला जिन है, वो कहीं ना कहीं अभी भी उसकी सोल से जुड़ा हुआ है। आयशा बताती कि कई बार ऐसी सिचुएशन उसकी लाइफ में आई है जहाँ पे उसे ऐसा महसूस हुआ है कि वो जो जिन है शायद उसने आयशा को प्रोटेक्ट किया है। और इसी के साथ दोस्तों आयशा की कहानी खत्म होती है। आयशा बताती कि पहले उसे भूत प्रेतों में बिल्कुल यकीन नहीं था, वो हॉरर मूवीज, हॉरर शोज को नॉर्मल हॉरर की तरह देखती थी, पर अब उसको फॉर अ फैक्ट पता है कि अच्छे और बुरे जिन दोनों होते हैं। तो दोस्तों ये थी आयशा की कहानी एंड थोड़ी सी अनरियल सी कहानी है ये, बट क्योंकि आयशा ने, आपने सुन ही लिया वॉइस नोट्स वगैरह में, आयशा ने जैसे कहानी सुनाई दैट मेड मी बिलीव दैट दिस इज़ अ रियल स्टोरी एंड थैंक यू सो मच आयशा फॉर शेयरिंग दिस। दोस्तों मैं एक छोटी सी बात आपसे और बोलना चाहूँगा कि मैंने ना कुछ महीनों पहले आपको बोला था कि मुझे एस्ट्रोलॉजी वगैरह की नॉलेज है, तो आप लोगों को अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे भेज दो, मैं फ्री टाइम में आपको देख के हेल्प कर दूंगा। पर दोस्तों मेरे पास हज़ारों, इतने ज़्यादा लोगों की डिटेल्स आ गई कि मेरे लिए इट बिकेम इम्पॉसिबल, तो मैंने वो बिल्कुल बंद कर दिया। मैंने, ऐसा नहीं है मैंने मदद नहीं करी, मैंने 100-200 लोगों की तो मदद मैंने करी होगी और जो भी मैंने उन्हें बताया उनको काफ़ी सही भी लगा, उन लोगों ने अग्री भी किया, बट अगेन नॉट पॉसिबल फॉर मी, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो दोबारा मुझे वो चीज़ें मत भेजना अब आप। मैं चाहता तो हूँ सबकी कोशिश करना, पर आपको भी पता है कि पॉसिबल नहीं है ऑब्वियसली। सो दोस्तों इसी बात पे इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आप इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो ज़रूर करिएगा एंड अगर आपकी कहानी है तो आप हमें ज़रूर शेयर करिएगा। अब मैं आऊँगा अगली कहानी लेके आपके साथ, बहुत अच्छी कहानी है, वो भी ज़बरदस्त कहानी है, थ्रिलिंग कहानी है, स्पाइन चिलिंग कहानी है दोस्तों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अलर्ट रहिएगा। ओके बाय।